नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक कहानी भी लेके आया हूँ कि किसी भी समस्या का हल हम किस प्रकार कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज का सुविचार है, असफलता प्रयास बंद कर देने का परिणाम होती है। यू नेवर फेल अल्टिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। अब करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है, एक एलिफ वर्ष में, एलिफ वर्ष हमें दिया हुआ है, में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखो, पहले लीप वर्ष समझते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? जिस सन में जो वर्ष चल रहा है उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह वर्ष है, वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, जैसे 2012 है, 2016 है, 2020 है जो अभी अभी चल रही है। इसमें फरवरी कितने दिन की हुई थी? 29 दिनों की हुई थी। ठीक है, और पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अभी जो 2020 चल रहा है उसमें 366 दिन होंगे। ठीक है, अब हमारे प्रश्न में आया हुआ है एलीफ वर्ष। क्या आया हुआ है? एलीफ वर्ष। एलीफ वर्ष में देखो क्या होता है, फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, और वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप वर्ष होता है। जिस सन में वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो एलीफ वर्ष होता है। तो हमारे प्रश्न में एलीफ वर्ष आया हुआ। ठीक है, तो एलीफ वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 365। अब 52 रविवार, यानी कहने का अर्थ है कि कुल सप्ताह कितने होते हैं वर्ष में? आपको पता है 52 होते हैं, और 52 को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 364 दिन है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो शेष दिन क्या बचेगा? हमारे एक दिन बचेगा। ठीक है, फिर सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। 7 में से एक दिन निकाल दो तो बाकी दिन कितने बचे? 6। तो कहने का अर्थ है एक सप्ताह में 7 दिन हुए तो उन 7 दिनों में से एक दिन आएगा। और हमें 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है, तो हमें पता है कि रविवार के बाद रविवार कभी नहीं आता, या सोमवार आता है। ठीक है, तो रविवार को छोड़ के जो 6 दिन बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। और कुल परिणाम है वो सप्ताह के दिन 7 हो जाएंगे। तो कुल परिणाम सप्ताह के दिन हो गए 7, और अनुकूल परिणाम रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। इस प्रकार प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गया 6, कुल परिणाम हो गए 7। तो एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो गई? 6/7। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक बेलनाकार शीशा जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई हमें 10 सेमी दी हुई है। ठीक है, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में पहले समझना है कि जो किसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो गोले की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो गोले का जो आयतन है वो बट्टे में आएगा। और इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये देखो बेलन है। ठीक है, इसको पिघला कर छोटी छोटी क्या बना रहे हैं? हम गोलियां बना रहे हैं। इन गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, इस बेलन का आयतन और गोलियों का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब समझना है कि बड़ी आकृति कौन सी होती है। ठीक है, बड़ी आकृति आपको पता है बेलन है, बेलनाकार शीशा है, उससे हम गोलियां बना रहे हैं। ठीक है, फिर छोटी आकृति क्या हो गई? गोलियां हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा सा एक लॉजिक होता है कि बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का क्या दे दो? भाग दे दो। ठीक है, तो गोलियों की संख्या या गोले की संख्या बराबर बड़ी आकृति हो गई बेलनाकार शीशे का आयतन, और छोटी आकृति हो गई एक गोले का आयतन। तो बेलनाकार शीशे का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? πr²h, πr²h, और गोले के आयतन का क्या हो जाएगा? 4/3 πr³। अब देखो, पाई से पाई यहाँ पे काट दो और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा πr²h 3/4 πr³ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऊपर बेलन के आयतन की त्रिज्या और ऊंचाई लगानी है, नीचे गोले के जो आयतन ज्ञात करेंगे उसमें उसकी त्रिज्या काम में लेनी है, जो हमें प्रश्न में देखो ध्यानपूर्वक दी हुई है। तो देखो, बेलन की त्रिज्या 4 दी हुई है तो 4 स्क्वायर कर देंगे, 2 बार लिख देंगे, और ऊंचाई दी हुई है 10। ठीक है, 3 अभी आया था। ठीक है, नीचे गोले के आयतन में 4 तो है, r³ लगाना है। तो गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? देखो 2 सेमी दी हुई है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है,
फिर जो कट रहे हैं काट दो। देखो 4 के पाड़े से 4 बार 4 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, फिर 2 से ये 2 से ये 10 5 बार, 5 3 15। तो 15 जो गोले है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा जो 2018 में आया था, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो एक वर्ग होता है, आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, और अंतःवर्त क्या होता है, जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बने, जैसे ये बनाया हुआ। ठीक है, तो ABCD एक हो गया वर्ग, और ये बीच में बन गया अंतःवर्त। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, परिधि। तो परिधि का सूत्र, वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, अब हमें ये r चाहिए। तो अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखो, ये वर्ग का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास 14 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये जितना है ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, 14 सेमी, ये भी 14 सेमी है, तो ये वर्ग का व्यास 14 सेमी हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी अपना त्रिज्या आ गई। अब हम लगाएंगे वर्ग की परिधि 2πr, 2 की जगह 2 लिखो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 काट दो, 2 से 22 को गुणा करो, तो 44 सेमी अपना वर्ग की परिधि उत्तर हो जाएगा। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। हमारा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। दोस्त विद्यार्थियों, गणित में हमें अगर अच्छे नंबर बनाने हैं तो हमें सूत्रों पर पकड़ वो अच्छी होनी चाहिए। हमें सूत्र प्रश्न देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बताइए इसका क्या सूत्र होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, πr/l। ठीक है, ये l होती है तिर्यक ऊंचाई। जैसे ये शंकु है, इसमें ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ना, ये इसे बोलते हैं l। ठीक है, फिर पूछा है लघु वर्तखंड का। तो बताइए क्या होगा इसका सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, πr² θ/360 माइनस 1/2r² sin थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। सूत्र आपको पूरे याद रखने हैं। ठीक है, अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। हमारा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात करो। हमें ये आकृति दी हुई है, देखो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, वर्त के अंदर चतुर्भुज होना। ठीक है, चक्रीय यानी चक्र के अंदर क्या होना, चतुर्भुज होना। ठीक है, और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। ठीक है, अब हमें ये आकृति दी हुई है। अब हमें पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं, जैसे A का सम्मुख कोण क्या है, C है, और B का सम्मुख कोण कौन सा है, D है। तो इन सम्मुख कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो A और C यानी A और C का सम्मुख C हो गया, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, फिर A का हमें y दे रखा है और C का 2y, 1y और 2y जुड़ गए तो 3y बराबर 180। फिर 3 का क्या कर दो पक्षांतरण, 3 यहाँ पे गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, y बराबर 180/3, y बराबर कितना आ गया 60। अब यहाँ पे मान रख दो, कोण A का y, तो A का मान हो गया 60, फिर C का मान है 2y, तो 2 को 60 से किया तो 120 डिग्री। ठीक है, फिर देखो A और C का योग देखो 180 आ गया, 60 प्लस 120 180 हो गया ना। इसी प्रकार हम B और उसका सम्मुख कोण D दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे B का रखा 3x, D का रखा 2x बराबर 180, 2x और 3x कितने हो गए, 5x बराबर 180। अब यहाँ 5 का पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ गुणा में है, इस साइड में भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 180/5 बराबर 36 डिग्री हो जाएगा। फिर B का मान 3x, 3 को 36 से किया तो 108 डिग्री, और D का मान 2x, तो 2 को 36 से किया तो 72, तो 72 और 108 को जोड़ लो कितना आएगा, 180। तो इस प्रकार हमारे ये 5 प्रश्न हो गए, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप बार बार मिलाना है, और जितने भी मैंने 21 अप्रैल से लेके जो प्रश्न करवाए हैं उन प्रश्नों को आपको बार बार मिलाना है। ठीक है।